हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शो श्रृंखला में। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्रेंशियल पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसके की एजम्पशंस क्या होते हैं, सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोग पूरा लेक्चर सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। और वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इन्फ्रेंशियल पैरामेट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पैरामीट्रिक, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं प्राचलिक। इन्फ्रेंशियल, अनुमानिक शब्द है ना, तो प्राचलिक अनुमानिक सांख्यिकी। पैरामीट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, एक प्राचलिक की बात कर रहे हैं ना, तो इसको जब हम किसी भी सैंपल को किसी पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं, है ना, और उसका फिर हम जो भी हमारे पास कंक्लूजन आता है, उस कंक्लूजन से हम किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हैं और इसके बारे में अबाउट द होल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या के बारे में हम उस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग सैंपल डाटा टू मेक प्रेडिक्शंस और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट ए ब्रॉडर पॉपुलेशन। सिर्फ हमने एक सैंपल लिया और सैंपल के आधार पर हम उस जो भी हमारा पास जो पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि उस होल पॉपुलेशन का वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व कर रहा है उस समूह का, उसके बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। परंतु इसमें कोई शक नहीं है, जब हम इस मेथड को यूज करते हैं, और जनरली इसका मेथड का यूज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि ये मेथड जो है हाईली पावरफुल है ना, कि जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है वो कैलकुलेशन बहुत सही होती है और सटीक होती है, जिनसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। परंतु इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? इसकी शर्त है कि आप जो कुछ भी आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उस डेटा को आप कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस को फॉलो करेंगे, है ना, बट रिक्वायर द अंडरलाइंग डेटा टू फॉलो स्पेसिफिक एजम्पशंस, है ना। स्पेसिफिक एजम्पशंस जिनको हम कहते हैं पैरामीटर्स और प्राचलिक, है ना। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नॉर्म्स को आपको पूरा करना जरूरी होता है। अगर आप उस नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसको आप जनरलाइज कंक्लूड नहीं कर सकते, और जनरलाइजेशन में उसका यूज नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से आप चीजों को फॉलो करना है एजम्पशंस को आपको? सबसे पहली बात, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो कैसा होना चाहिए? उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सामान्य वितरण, है ना। सामान्य वितरण की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो वेल कर्व, घंटी के आकार का अगर आप ड्रॉ करें, उसका कर्व आपके जो सैंपल है, आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है, तो कैसा बनेगा वो? घंटी के आकार का बनेगा, वेल कर्व। दूसरी शर्त है यहाँ पर कि जो भी आपके जो प्रदत्त है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सतत, कंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक है। साथ ही साथ आप इस जो आपके पास डेटा आया है, वो या तो इंटरवल लेवल पे हो, या स्केल पे हो, या रेशियो स्केल पे होना चाहिए। इन चीजों को उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कैसे हैं, आपके सही हैं। ठीक है ना। तो जनरली इसको आप यूज कहाँ करते हैं? जब आप इस तरह से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं, इन्फ्रेंशियल आप अनुमान लगा रहे हैं, तो टी टेस्ट, है ना, एनोवा, पियर्सन कोरिलेशन, ये कुछ टेस्ट है जिन टेस्ट को आप इसमें यूज करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसका जो इम्पोर्टेंस होता है पैरामीट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, इफ पैरामीट्रिक एजम्पशंस आर वायोलेटेड, वायोलेटेड, अगर आपने जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है, सॉरी, डेटा कलेक्शन के पहले सैंपल कलेक्ट किया है, और सैंपल को भी आप नॉर्म्स फुलफिल करके नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, आपने रैंडम सैंपलिंग यूज नहीं की, है ना, और डेटा कलेक्शन करते समय भी आपने उस नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया, तो यहाँ पर रिस्क लेवल जो कैसी होती है, हाई लेवल पे बढ़ जाती है, कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो इनएक्यूरेट होगा। आपकी जो पी वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? इनएक्यूरेट पी वैल्यू, है ना। आप जो सिग्निफिकेंस
आपका जो आंसर कंक्लूड कर रहा है, फिर आप सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं, तो वो कैसे इनएक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप यहाँ बोल सकते हैं कैसा आपका कंक्लूजन है, फ्लॉट कंक्लूजन है। दैट मीन्स यहाँ पर निष्कर्ष कैसे निकल रहे हैं आपके, सही नहीं है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप, अगर आप इन एजम्पशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट कभी भी सही नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या हुई, यहाँ पर आप जो भी सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल के आधार पे आपने नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए पूरा सैंपल कलेक्ट किया, तो उस सैंपल से जो डेटा कलेक्ट हुआ, फिर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, उस कंक्लूजन, उन उन कैलकुलेशन के आधार पे जो भी आप कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं या प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो आप पूरे होल पॉपुलेशन के बारे में एक बात कह सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके की एजम्पशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला की एजम्पशन है नॉर्मेलिटी, है ना, या सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन से हम कह सकते हैं। आप जो कुछ भी आपने सैंपल लिया और उस सैंपल के आधार पर अगर आपने जो भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं आपकी स्टडी में, उनका आप ड्रॉ करते हैं, तो कैसा बनना चाहिए, आपका नॉर्मल कर्व बनना चाहिए, है ना, घंटी के आकार का कर्व बनना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए सामान्य, है ना। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें जो आपके डेटा है एक्सट्रीमली क्या हो रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं ना। दैट मीन्स हाई, कोई स्कोर बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, रेंज बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें बढ़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो पहली बात क्या है शर्त इसकी, कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सामान्य वितरण होना चाहिए। दूसरी बात, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, है ना, जो अलग अलग वेरिएबल्स लिए हुए हैं उन वेरिएबल्स में क्या होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे से भिन्नता होनी चाहिए। परंतु भिन्नता कैसे होती है, मतलब अलग अलग है परंतु उसमें समान, एक समान, है ना। मतलब आपने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में भी आपने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें ना जो आप डेटा आपने कलेक्ट किया उस डेटा में वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम जो स्कोर्स है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, है ना, हाई लेवल पे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। तो दूसरी शर्त है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तीसरी शर्त होती है, जम्पशन है कंटिन्यूअस डेटा। जो आपने प्रदत्त लिए हैं वो कैसे प्रकृति के होने चाहिए, वो सतत रूप, सतत होने चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कंटिन्यूअस और स्पेशली किस लेवल पे होना चाहिए, इंटरवल स्केल पे और रेशो स्केल पे, है ना। तो यहाँ पर इंटरवल की बात कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर आ जाता है ना, टेम्परेचर को आप ले सकते हैं, या अगर आपने हाइट और वेट लिया हुआ तो दैट मीन्स रेशो स्केल पे आप ले रहे हैं, उसी में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं टी टेस्ट और एनोवा वगैरह की। ठीक है ना। तो कैसा होगा आपका डेटा का, प्रकृति कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस, सतत होनी चाहिए। चौथा इसमें जो शर्त होती है, आपके प्रदत्त कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंस। डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो कैसे होने चाहिए, आप जो भी हैं अलग अलग वेरिएबल्स आपके स्टडी के हैं, उन वेरिएबल्स के जो इंडिविजुअल स्कोर आपने लिए, ठीक है ना, और इंडिविजुअल स्कोर आपने सेपरेट आइडेंटिटी से लिए। जो भी आपने सैंपल लिया उसमें अलग अलग आपका सैंपल है ना, एक इंडिविजुअल अलग है ना। उससे आपने वेरिएबल के बारे में जानकारी इकट्ठी की, दूसरे से की, तीसरे से की, तो उनमें क्या होगा, आपस में सारे उनका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है ना, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चार की अजम्पशंस है जिनको कि आपको फॉलो करना जरूरी है जब आप पैरामीट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जो न्यायदर्श है उसके वितरण का मध्यमान क्या होता है, माध्य क्या होता है। इसको समझने के लिए आप एक्चुअली जो भी हमारा पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में से आपने क्या किया, जो अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है, और सैंपल जो कलेक्ट कर रहे हैं आप सेम साइज के और रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इट इज प्रोबेबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मींस कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन गिव अ स्पेसिफिक सैंपल साइज, है ना। आपने एक ही सैंपल साइज के आपने बहुत सारे मीन खरीदे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन एक ही है ना, एक ही पॉपुलेशन से आपने अलग अलग सैंपल लिए, ठीक है, उनका आप निकाल रहे हैं, तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसकी संभावना है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, इसको इस चीज से और अच्छे से समझ सकते हैं। आपने अगर एक ही पॉपुलेशन से मल्टीपल रैंडम सैंपल्स को कलेक्ट किया, ठीक है, इफ टेक मल्टीपल रैंडम सैंपल ऑफ सेम साइज फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन,
ठीक है। और आपने जितने भी आपने पॉपुलेशन लिया, आपने अलग अलग उन सबका आपने मीन कैलकुलेट किया, है ना, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल। अब यहाँ पर ये क्या कहना है, सैंपल मीन, है ना। और जो सैंपल मीन है, इसमें इसको ध्यान में रखिए, हर सैंपल अपने आप में ओन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण कैसा होता है, खुद का बिल्कुल स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण। और उसी को हम कहते हैं इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन। जो न्यायाधर्श है, उसका जो मध्यमान का वितरण है वो कैसा है, बहुत डिस्टिंक्ट है ना। एक ही पॉपुलेशन से लिया, अलग अलग है, परंतु वो अपने आप में अलग है। ठीक है। इसको इस एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक विश्वविद्यालय में, आपने सोचा कि जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी विद्यार्थियों का आप क्या करेंगे, एवरेज हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। अब एवरेज हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, उसमें से आपने पहला रैंडमली आपने 100 स्टूडेंट्स को पिक किया, यादृच्छिक विधि से, आपने लॉटरी सिस्टम से आपने 100 बच्चों को सिलेक्ट किया। उन 100 बच्चों को आपने क्या किया, उनकी हाइट को मेजर किया और कैलकुलेट एवरेज हाइट, आपने कैलकुलेट एवरेज हाइट की। ठीक है। और जो मीन आया वो क्या कहलाएगा, मीन 1, है ना। इस प्रोसेस को आपने रिपीट किया सेकंड टाइम, रिपीट दिस प्रोसेस एंड पिक अनदर 100 स्टूडेंट रैंडमली, है ना। 100 बच्चे आपने चुने रैंडमली फिर से, और फिर उनका आपने एवरेज हाइट कैलकुलेट की, ये कहलाया मीन 2। सिमिलर प्रोसेस को आपने रिपीट किया, डू दिस 1000 ऑफ टाइम, 20,000 जब तक कवर नहीं आते तब तक आपने इसको कवर किया। और आपने अलग अलग जो 100 स्टूडेंट का सैंपल लिया, आपने साइज वही है, सेम साइज लिया आपने 100 का, और उन सबका आपने मीन 3, मीन 4, मीन 5, ऐसे ऐसे अपन बोल सकते हैं, मीन एंड टाइम। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप इनका, अगर इफ यू प्लॉट दिस सैंपल मीन्स ऑन अ ग्राफ, द रिजल्टिंग कर्व इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अगर आप इसका कर्व बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर पे, तो आपका जो कर्व बनेगा वो पूरा क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। समझ में आ रही बात। ये जो आपका न्यायाधर्श है उसके वितरण का मध्यमान कहलाएगा। मतलब आपने सारे के सारे ग्राफ पेपर पे आपने किया, जितने भी आपके पास सैंपल आपने लिए, अलग 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 1000 सैंपल, सबका मीन निकाला, उन मीन से आप कैलकुलेट किया। ठीक है ना। तो क्या कहलाता है वो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ये बात समझ में आ रही है इतनी बात। चलिए, इस चीज के अपन देखें, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं जो है उनको आप समझने की कोशिश करेंगे, जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट किया। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे, जो होल पॉपुलेशन है उसका मीन जो होता है ना, तो इस पॉपुलेशन मीन का जो सिंबल होता है वो क्या कहलाता है, म्यू। हम इस सिंबल से उसको शो करते हैं, म्यू। ठीक है। और जो सैंपल हमने अलग अलग उस पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल्स लिए, 1000 सैंपल्स लिए आपने, और उसको हम क्या कहते हैं, उसका जो मीन कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है x बार। ठीक है। और एंड मीन ऑफ ऑल सैंपल, जो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मीन निकले हैं सब कैसे होंगे, आपस में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता होती है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का सिंबल होता है स्टैंडर्ड या फिर डेविएशन x बार। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो न्यू सैंपल आपने अलग अलग सैंपल लिया उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग सैंपल लिया, एक ही पॉपुलेशन है, एक ही पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल साइज लिया, उनका हमने मीन निकाला, उनका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम जब मेजर कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जब अलग अलग सैंपल का निकाल रहे हैं, तो वो क्या बताता है, इट मेजर्स हाउ मच द सैंपल मीन टिपिकली वेरी फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन। जो जो होल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के मीन से वो कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है, कितना ज्यादा विचलित हो रहा है ना। तो जितना ज्यादा विचलित होगा, इसका मतलब आपने वहां पर जो साइज है आपका सैंपल साइज वो क्या है, इनफ नहीं है, बहुत छोटा साइज होगा, है ना। इट श्रिंक्स द सेम सैंपल साइज ग्रो। जब सैंपल साइज आप जितना बड़ा लेंगे, आप ध्यान रखिए, जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमेशा छोटी होती जाती है। और अगर आपका सैंपल साइज कम है तो आपका स्टैंडर्ड एरर, है ना, जो प्रमाणित त्रुटि है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो सैंपल साइज होना चाहिए, इफ सैंपल साइज इज इक्वल और मोर देन 30, है ना, कम से कम इतना होना, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तभी आप कह सकते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल होगा, जब आपके पास लार्ज सैंपल है। ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन।
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो अनुमानिक सांख्यिकी है उस सांख्यिकी का आधार होता है ना। अनुमानिक सांख्यिकी को आप, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक आपका साथ कैसा हो, नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, तब तक आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे तो आपके पास परिणाम, रिजल्ट सही नहीं होगी, एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात, इट कनेक्ट सैंपल टू पॉपुलेशन। आप जो कुछ भी सैंपल आपने लिया हुआ है वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने इतना ध्यान रखा है, आपने सारे एजम्पशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो पूरे पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट कनेक्ट सैंपल टू पॉपुलेशन। तीसरी बात, एंश्योर एक्यूरेट एस्टिमेशन एंड एनेबल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन सही है तो यहाँ पर एरर उसमें कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है ना। और साथ ही साथ आप अपने जो परिकल्पना का सत्यापन है वो आसानी से कर पाते हैं। एनेबल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने अभी समझने की कोशिश की कि यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता क्या है, ठीक है ना। और हम पॉपुलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और सैंपल के लिए मीन को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस की बात की। आइए अब हम बात करते हैं सैंपलिंग एरर की बात। जो न्यायाधीश है उसकी त्रुटि क्या होती है, इसको आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, है ना। अपन साधारण शब्दों में इसको कह सकते हैं ये सांख्यिकीय विसंगति है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं या हमने सैंपल कलेक्ट किया था, उसमें कुछ त्रुटि होने से, गलतियां होने से, है ना, जो कैलकुलेशन में जो गड़बड़ियां होती हैं, है ना, जो विसंगतियां आ जाती हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी इज नोन एज सैंपलिंग एरर, दैट occurs when a researcher studied a small subset of a group, है ना। जब जो शोध करता है वो छोटे ग्रुप पे काम करता है ना, और बायस जो के काम करता है ना, रादर देन द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन। पूरे टारगेट पॉपुलेशन को छोड़कर छोटे सैंपल पे जब हम काम करते हैं तो वहां पर सांख्यिकीय विसंगतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, इस चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जो एक्चुअली हम बोलते हैं, जो भी हम सैंपल लेते हैं हम बहुत सावधानी करके भी न्यायाधीश इकट्ठा करते हैं, परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि कोई भी जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो परफेक्टली मिरर नहीं होता टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। तो होल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट्स पूरी तरह से नहीं करता, ठीक है। तो फिर भी एक रिसर्चर की ये ड्यूटी होती है कि वो कोशिश करे कि वो जो कुछ भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो सारे एजम्पशंस को फॉलो करे और कोशिश करे कि उसमें गड़बड़ियां कम से कम हो। अब आप यहाँ पर जो सैंपल्स, कॉजेस ऑफ सैम्पलिंग एरर होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला कारण होता है सैंपल साइज। जो आपने न्यायाधीश का आकार है वो सबसे बड़ा कारण होता है एरर आने का। अगर आपका आकार छोटा है तो सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है ना, बिग इनफ है, तो आपके वहां पे सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा कारण होता है सैम्पलिंग बायस। आप जब न्यायाधीश इकट्ठा करते समय आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नॉन रैंडम सैंपलिंग ले लेते हैं, है ना। साथ ही साथ आप क्या करते हैं, जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो टूल्स यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज नहीं है। साथ ही साथ कई बार हम ऐसे टूल्स यूज कर लेते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, है ना। आज से 30 साल पहले बने हुए आपने उस टूल्स को यूज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, वहां पे सैंपलिंग आपका पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तीसरी कारण होता है, तीसरा कारण पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी। आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया, आपने सैंपल लिया, उसमें एक्सट्रीमली डाइवर्स है वहां पे पॉपुलेशन, है ना। आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, आपने कि प्रॉपरली आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपल करके, ऐसे जब पॉपुलेशन में बहुत वेरिएबिलिटी है तो आपका क्या करना चाहिए, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक का यूज कर। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। वेरिएबिलिटी हाई हो जाएगी तो वहां पे सैंपलिंग एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर। किसी भी सैम्पलिंग एरर को
जो न्यायादर्श त्रुटि उसको कम करने के लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे आप, इंक्रीज सैंपल साइज को आप बढ़ा देंगे। दूसरी बात, आप जो डिजाइन बना रहे हैं, इंप्रूव सैंपल डिजाइन, न्यायादर्श इकट्ठा करने के लिए जो आपने डिजाइन बनाई है उसको आप और सही करेंगे ना, आप और एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को ही यूज करें। कोशिश करें जहां तक हो सकता है आप न्यायाधीश को रैंडमली ही यादृच्छिक विधि द्वारा ही चयन करें। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो सैंपल है वो उसके एरर उसमें कम से कम। अब यहाँ पर आप सैम्पलिंग एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड द मार्जिन एरर। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिन एरर। ठीक है, मार्जिन त्रुटि को आप कैलकुलेट करेंगे, विच डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द सैंपल डाटा। तो आप वहां पर उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला यूज होता है जनरली सैम्पलिंग एरर का, वो होता है जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, है ना। जेड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, जेड स्कोर वैल्यू, है ना। जेड स्कोर है, ये क्या कहलाती है, वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अप्रोक्सीमेटली जो अपन यूज करते हैं जनरली 1.96। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। एन क्या है, साइज ऑफ सैंपल, आपने जो सैंपल लिया उसका साइज क्या है। तो ये सारी चीजें मालूम है, इस आधार पर आप आसानी से सैंपलिंग एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे जो कौन कौन सी सैंपलिंग एरर हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग एरर। तो सबसे पहली बात आती है जो सैंपलिंग एरर होती है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर होती है ना। जो पॉपुलेशन है ना, उसके विशिष्ट, और बोला चाहिए कि आप जब जनसंख्या, पूरी जनसंख्या में बहुत वेरिएबिलिटी है, उस वेरिएबिलिटी को आपने इग्नोर करते हुए सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो जो अब एरर होगी सैंपलिंग एरर क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर कहलाती है। सिलेक्शन एरर, सिलेक्शन एरर जो भी आप पॉपुलेशन से सैंपल को इकट्ठा कर रहे हैं और आपने क्या किया कि आपने सही तरीके से सिलेक्शन करते समय सही तकनीकी का प्रयोग नहीं किया, सही टूल का प्रयोग नहीं किया, रैंडम मेथड का यूज नहीं किया, है ना। और तीसरी बात, सैंपल फ्रेम एरर, सैंपलिंग का फ्रेम करते समय भी रिसर्चर जब ध्यान नहीं देता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथी बात होती है सैंपलिंग टाइप की होती है नॉन रिस्पॉन्स एरर। ठीक है, क्या कहलाती है नॉन रिस्पॉन्स एरर, जब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, आपने पॉइंट आउट कर लिया कि ये स्टूडेंट्स है, परंतु उसमें से कुछ आपके मिसिंग हो जा रहे हैं, वहां से आपको जवाब नहीं मिल रहा जब आप टूल को एडमिनिस्टर करते हैं, तो क्या कहलाता है वो नॉन रिस्पॉन्स एरर। ठीक है, तो आपने उसको पॉइंट आउट किया परंतु वो वहां पे आपको रिस्पॉन्स उनका नहीं मिल रहा। तो ये डिफरेंट टाइप की क्या है, ये सैम्पलिंग एरर होती है। तो पहली सैम्पलिंग एरर हो गई पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर, दूसरी एरर है सिलेक्शन एरर, थर्ड है सैम्पलिंग फ्रेमवर्क फ्रेम एरर, और नॉन रिस्पॉन्स एरर। अब यहाँ पे जो सैम्पलिंग एरर को आप चाहते हैं कि मिनिमाइज कर दें, कम से कम कर दें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर एलिमिनेटिंग सैंपल एरर क्या करेंगे। सबसे पहली बात, इंक्रीजिंग सैंपल साइज, हमेशा ध्यान रखिए सैंपल साइज छोटा ना लें, आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, बाय रिप्लीकेटिंग देयर स्टडी, है ना। स्टडी आपने की, फिर आपने उसी स्टडी को और रिप्लीकेट हो रहे हैं, अगर आप हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम जनरलाइज कर सके उस आधार पर, तो हमको कई बार उसको रिप्लीकेट करना होता है। और तीसरी बात जो स्ट्रेटेजी है इंपॉर्टेंट, रैंडम सैंपलिंग, ये ध्यान रखेंगे न्यायाधीश इकट्ठा करते समय हमेशा सैंपलिंग कैसे लेंगे, आप किस विधि द्वारा, रैंडम मेथड से ही लेंगे या आच्छादित विधि का प्रयोग करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए, आपकी जो सैंपलिंग एरर है ना, उसको अगर ध्यान नहीं करते हैं, उसको आप अवॉइड करते हैं, तो इट कैन इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, आपके फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी पे सवाल उठाते हैं, एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हैं कि आपकी जो वैलिडिटी फाइंडिंग्स की है वो हाई लेवल पे हो, आपका डेटा का क्वालिटी कैसी हो, हाई लेवल की है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें जो सैम्पलिंग एरर है वो कम से कम हो। और सैम्पलिंग एरर कम से कम हो तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे सैंपल साइज हमेशा बड़ा रखेंगे, और उसको चयन करते समय रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखेंगे कि पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी कम से कम हो। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आप उस टेक्निक का प्रॉपरली यूज करेंगे, तो ये मान के चलिए यहाँ पर आपकी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस बहुत
कम हो जाते हैं विसंगतियां होने के। ठीक है, चलिए अब हम अगला समझने की कोशिश करते हैं, सेटिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन्स। आप पूरी जनसंख्या मध्यमान के लिए कैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को सेट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये ध्यान रखिए, ये क्या है, एक्चुअली इट इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड, एक सांख्यिकी विधि है जो आप यूज कर रहे हैं, यूज टू एस्टिमेट द ट्रू एवरेज ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है ना, जो एंटायर पॉपुलेशन है म्यू, है ना, उसी से आप एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और आप और उसको उसके आधार मानकर आप पूरे होल पॉपुलेशन को आधार मान के आप कोई भी चीज को कंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके आता है कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप पूरे पॉपुलेशन को कवर करते हैं, है ना, डेटा कलेक्शन के लिए अगर आप चाहें कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो ये संभव नहीं, इट इज इम्पॉसिबल और टू एक्सपेंसिव। अगर आप करते हुए तो इट इज टू एक्सपेंसिव टू मेजर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कहाँ यूज करते हैं अपन पूरा ईच एंड, जब आप जनसंख्या गणना होती है ना, जब पॉपुलेशन सेंसेक्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना, तब आप देखिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को हम वहां पर उसकी जानकारियां इकट्ठी करते हैं। ठीक है ना, पर इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, तो इट इज टू एक्सपेंसिव टू मेजर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। पूरी जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को का मापन करना संभव नहीं होता। तो वी यूज सैंपल मीन, क्या यूज करते हैं हम उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल को उठाते हैं और उसके मीन को यूज करते हैं। और सैंपल को उठाते समय हम ध्यान रखते हैं कि वो जो सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन का सही मायने में प्रतिनिधित्व करने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वी यूज सैंपल मीन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बिल्ड अ बफर जोन और रेंज अराउंड। बफर जोन हम एक बना लेते हैं, उस बफर जोन से आप मार्क करके बनाते हैं और उसको आप रैंडमली करते हैं और उसमें से आप अपना सैंपल को उठाते हैं। तो वो क्या करता है, सही मायने में सही प्रतिनिधित्व करता है पूरे होल पॉपुलेशन का। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अपनी बात को, जो मैं आपको बात बता रही थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, आप ये चाहते हैं, इफ वी वांट टू नो एवरेज डेली स्क्रीन टाइम ऑफ ऑल स्मार्टफोन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखना चाहते हैं कि जो स्मार्टफोन यूज करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है पर डे कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संभव नहीं है कि हम सारे सारे इंडिविजुअल्स को सर्वे कर पाए, है ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ हमने क्या किया, सो वी टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 यूजर्स। आपने डिसाइड किया कि हम इस तरह से क्या करेंगे, वर्ल्ड वाइड हम 1000 यूजर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उनसे सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज आपने वो काम किया रैंडमली, आपने रैंडम टेक्निक को यूज करते हुए 1000 यूजर्स को आपने पिन पॉइंट किया और उनसे आपने एक क्वेश्चन आया था उसको भरवाया। सपोज सैंपल्स एवरेज, है ना, आपने फिर उसका मीन निकाला सैंपल का, तो जो एवरेज आया वो मान लीजिए कितना आया, 4.5 आवर पर डे। ठीक है, उन 1000 का आपने कैलकुलेट किया, कितना आया, 4.5 घंटे प्रतिदिन। ये क्या है, अपना पास आपके पास सैंपल का मीन आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग दैट एवरीवन एवरेज एग्जैक्टली 4 पर डे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैलकुलेट टू 4.8 आवर्स पर डे। ठीक है ना, तो हमने क्या इसको क्या किया, 4.5 को +3 प्लस माइनस किया। ठीक है, तो वी देन स्टेट आई एम 95% कॉन्फिडेंट that true average screen time for the entire global population falls between 4.2 and 4.8 hours। ठीक है ना, तो हमने एक रफली इस चीज को ड्रॉ किया कंक्लूजन को कि जो एंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, एक रिसर्चर ने क्या किया, 4.5 आवर्स में से +3 किया और -3, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4.2 एंड 4.8, या यहाँ पे 4.2 टू 4.8 आवर्स अपन ये मान के चल रहा है। ठीक है, इस चीज को आप इससे और अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि क्या किया यहाँ पर हमने कहा 95%, और पी इज अ प्रोबेबिलिटी, संभावना, इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स इज 5%। हम यहाँ पर ये इस चीज के लिए हम अलाउ कर रहे हैं कि जो
5% गलतियां होंगी, हमने उस चीज को मान्य कर लिया। देयरफॉर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो गया यहाँ पर, इज एट 5% और 0.05 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे कॉन्फिडेंस का लेवल क्या आ गया आपका, 5%, या हम कह सकते हैं 0.05 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने लेवल को और कम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा गलतियां हम कम कर दें, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 2% और P इज इक्वल टू 0.02, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, विल अकर इन ए सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और ड्रॉइंग समथिंग इज 98%। यहाँ पर हम केवल 2 गलती, 100 में से केवल 2 गलतियों को हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पर, 98% आपका हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और ड्रॉइंग समथिंग इज 2%। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर इस चीज को और स्ट्रिक्टली कर दे, हम 100 में से केवल एक ही गलती को अलाउ करेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, 1% और P इज इक्वल टू 0.01 लेवल। ठीक, समझ में आ रही बात। हम जितना ज्यादा हम स्ट्रिक्ट होते जाएंगे अपने, हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में हम गलतियों को कम से कम मिनिमाइज करते हैं, उतना हमको हाई लेवल पे कॉन्फिडेंस लेवल को ले जाना है। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, जनरली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जनरली 2 लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस इज यूज, है ना, जो हम यूज करते हैं, 0.05 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन 2 लेवल को हम यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब हम 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम यूज करते हैं जनरली, इज मोस्टली यूज इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं उसमें हम 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से और ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ बना हुआ नॉर्मल कर्व, इसमें जो नॉर्मल कर्व बना हुआ वो लिया है यहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर। किसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लिया यहाँ पर, 95% लिया हुआ है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये बना हुआ ग्राफ, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नॉर्मल कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन +-3 सिग्मा तक अपन मान के चलते हैं, बच्चे इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, परंतु जब आप 95% ले रहे हैं, तो मैंने अभी जैसे बताया था कहां पर आ जाता है ये, 1.96 तक होता है, तो -1.96 +1.96, तो यहां से ला ये ब्लू एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, ये 95.0% कॉन्फिडेंस लेवल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ले रहे हैं 0.01 लेवल पे, तो इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया, 99%। तो नॉर्मल कर्व में ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, प्लस प्लस माइनस 2.58 सिग्मा दूरी तक जा रहा है। ठीक है, और इस दूरी तक जो नंबर ऑफ जो केसेस आ जाते हैं कॉन्फिडेंस 99% आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल कर्व जो बनाया हुआ है ये 99% कॉन्फिडेंस को शो करता हुआ बनाया है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है और बात समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। आज हम लोग ने जो बात की उसमें से मेनली हमने जो पैरामीट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश की, उसके की एजम्पशंस को देखा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को बात की हमने, क्या होता है सैम्पलिंग एरर, क्या होता है, कैसे हम सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि आप किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल को, आप पॉपुलेशन मीन को आप कैसे सेट करेंगे, ठीक है, कैसे निश्चित करेंगे। और नहीं समझ में बात आती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के डिस्कस कर सकते हैं।